मजबूरन हमको जो है वो गद्दी से उतरकर मैदान में आना पड़ा है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया। करने के लिए बहुमत के दादागिरी के आधार पे कोई बिल ना लाया जाए। 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूं यहाँ पर। ये कोई तानाशाही तो नहीं है, चाहे कितनी मेजॉरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी। शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। मेरे घर का फैसला करने वाला जो भी शख्स हो, मुझसे पूछे बगैर फैसला कैसे कर लेगा? तो इस अमेंडमेंट का कोई ना कोई क्लॉज ऐसा है जो इन जगहों को, दरगाहों को वगैरह को जो है वो एंक्रोचमेंट साबित करके उनको सिरे से उनके वजूद को मिटाने वाला है। तो मेरा नाम सैयद सिफ्तान हैदर जैदी, जैसे मैंने आपको बताया, और 900 साल से हमारी फैमिली हिस्ट्री, हम हज़रत मोहम्मद साहब के वंशज हैं और मैं उनकी 46वीं पीढ़ी में हूँ। हज़रत इमाम हुसैन, जिनका आपने नाम सुना होगा, करबला से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी औलाद में हूँ मैं। और हमारी दरगाह और खानकाह ज़िला एटा यूपी में एक कस्बा है जिसका नाम है मारहरा, वहाँ पे वाक़ है। इसके साथ साथ मैं मजलिस शरई ट्रस्ट मुंबई रजिस्टर्ड, उसका मैं चीफ ट्रस्टी भी हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। 13 अप्रैल 2025 को, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जो करंट मुद्दा हम हिंदुस्तानियों के सामने है, बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने जो मुद्दा है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का। और इसके खिलाफ इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल चंद क्लॉजेज हैं जिनके ऊपर हमने नज़र की, जो ख़ास तौर पर हम मुसलमानों और ख़ास तौर पर जो दरगाह, मस्जिद, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुसलमानों की खानकाह, इनसे डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी आइडेंटिटी के लिए एक नर्म लेकिन तेज़ चोट करने वाला ये अमेंडमेंट आ रहा है, और बल्कि वो कानून में बदल चुका है। उसके सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो बताने के लिए आया हूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो भी इंटरेक्शन आपको करना हो वो मेरे जो भी टूटा फूटा इल्म है उसके मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं छोटा सा एक स्टेटमेंट पढ़ दूँ आपके सामने। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, 13 अप्रैल 2025 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मैंने दर्ज की है। बहुत सारे PILs दर्ज हुई हैं, जिस तरह आप जानते हैं। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सुबह में उसकी हेयरिंग है। हमारे फ़र्क ये है, हमारी PIL और दूसरी PILs में, मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं सर, कि और मैं मोहतरमा जो यहाँ मौजूद हैं, कि अभी तक जितनी PILs दाखिल की गई हैं, पॉलिटिकल एंगल से लिया गया है या कोई दूसरा जो भी इंटरेस्ट जिसका हो, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस अमेंडमेंट बिल का, जिन पर डायरेक्ट असर पड़ता है, वो हम दरगाही लोग हैं, वो हम दरगाह वाले हैं, वो हम मस्जिद वाले हैं, वो हम मदरसे वाले हैं, और वो हम लोग हैं जो कब्रिस्तान की देखरेख और उनकी केयर टेक करते हैं इस वक्फ के एक्ट और इसकी इंटेंट के तहत। तो अभी तक दरगाहों से कोई बंदा जो है अभी तक फ़िलहाल सामने नहीं आया था, तो अपने सब लोगों से मिलकर तकरीबन 70,000 खानकाहें हैं हिंदुस्तान के अंदर, तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड और मुसलमानों की केयर में अगर आप मिलाएं, उसका डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है हमारे पास। 1.5 लाख कब्रिस्तान मौजूद हैं और इन सब के वजूद को ख़तरा है इस वक्त, जिसकी वजह से मैं एज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर उनके मशवरे से और उनके साथ मिलकर तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीनों और उनके गद्दी नशीनों के साथ मिलकर मैंने ये रिप्रेजेंट किया और PIL मैंने पेश कर दिया। इसमें मैं एक फिगर आपके सामने रख दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ जो मैंने PIL दर्ज किया है, ये सिर्फ एक पिटीशन नहीं है।
पिटिशन तो कोई भी ज़मीनी मसला बन जाता है, बल्कि ये 3000 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड हमारे सामने एक फिगर मौजूद है, 3000 से ज़्यादा दीनी इदारों का मुकदमा है, ये उनकी आवाज़ है। एक फिगर जो मेरे सामने आई है कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ अपने बड़ों से मशवरा करने के बाद, और कुछ लोग जो इससे असर अंदाज हो रहे हैं उनसे बात करने के बाद, वो ये है कि इस एक्ट से खुले खुले 1200 मस्जिदें, 330 मदरसे, 80 खानकाहें, 55 दरगाहें और तकरीबन 1800 से कुछ ज़्यादा कब्रिस्तान डायरेक्टली इससे इफेक्ट होंगे। इसके अलावा ये तो वो जो चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड्स में अलग अलग हिंदुस्तान की जगहों पर दर्ज हैं, और जो दर्ज नहीं है, तो इस अमेंडमेंट का कोई ना कोई क्लॉज ऐसा है जो उस इन जगहों को, दरगाहों को वगैरह को जो है वो एंक्रोचमेंट साबित करके उनको सिरे से उनके वजूद को मिटाने वाला है। जो लीगल ग्राउंड्स हैं, मैं जल्दी जल्दी उनमें से पास ऑन कर रहा हूं। लीगल ग्राउंड्स जो हमने अपने PIL के अंदर लिए हैं, अगरचे कल हमारी कोर्ट में सुनवाई है, मगर विद इन द बाउंड्स ऑफ लीगैलिटीज, कानून की हद में रहते हुए जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और ये शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माध्यम से ये आम लोगों तक पहुंच जाए कि हमने ये PIL कुछ बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल और इस्लामी शरीयत के नुक्तों और नुकात को मद्देनजर रखकर हमने इसको फाइल किया है। पॉइंट नंबर 1, इसमें आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करके हमारे जो खास दीनी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनमें गैर ज़रूरी, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनमें दखल किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 30 का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो गया। आर्टिकल 30 ने जो इन इदारों को, वक्फ के इदारों को जो हिफाजत दी थी, जो प्रोटेक्शन दिया था, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और वक्फ बोर्ड का एक्चुअल अधिकार वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है। उसके जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आगे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सेक्शन नंबर 107 का रिपील कर देना। अब अगर किसी ने 12 साल से किसी जगह पर, वक्फ की जगह पर कब्जा कर रखा है, तो इस अधिनियम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत वो जगह उसकी हो जाएगी, वो जगह का मालिक बन जाएगा। और ये इंटेंट ऑफ वक्फ, यानी जो उसके वक्फ करने के पीछे जो एंडाउमेंट, जो एग्जैक्ट कानूनी लफ्ज है, ये उसकी नीयत के बिल्कुल खिलाफ मामला है। एंडाउमेंट एक अमानत है, मैं उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूं आपसे। एंडाउमेंट एक अमानत है और अमेंडमेंट उस अमानत में खयानत है, यानी उसको ख़त्म करना है। अब इसके अंदर एक मामला और भी है कि पहले बोर्ड के अंदर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, मगर अब क्या हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय इसके अंदर नॉमिनेशन होगा, और नॉमिनेशन के हिसाब से जो है इसके अंदर लोग तैनात किए जाएंगे। 5वां जो पॉइंट है, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं इसको, जुडिशियल रिव्यू का कोई रास्ता नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि कोई इफेक्टिव अपीलेट मैकेनिज्म यहां पर मौजूद नहीं है इस अमेंडमेंट के अंदर। लोग कह सकते हैं कि आप जा सकते हो, आपका कभी भी कानून का रास्ता बंद नहीं किया गया है, मगर मसला ये है कि जो रास्ता खुला रखा गया है, उस रास्ते को, ऐसा रास्ता खुला रखा गया है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह दूं, आइए मेरे घर पे आपकी दावत है, मगर आपके घर से मेरे घर पहुंचने में जितने रास्ते हैं वो सब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे घर पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो है जंगल जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, उसके बीच में होकर आपको मेरे पास आना है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दरगाहों को, मस्जिदों, मदरसों को, खानकाहों को, और उसके बाद जो हमारे
इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे और पॉइंट्स थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए। बिल्कुल आपने सही कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुताबिक दोनों हाउसेज ने इस बिल को पास किया सर, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि घर मेरा है, मेरे घर का फैसला करने वाला जो भी शख्स हो मुझसे पूछे बगैर फैसला कैसे कर लेगा? हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। हम अहले खानका हैं सर। देखिए, हमारा काम नहीं है कि हम आके इस तरह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस दें, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हमें पॉलिटिक्स नहीं आती, हम सीधी बात करते हैं, हमें घुमा के बात करना आती नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि घर मेरा, खानका मेरी, दरगाह मेरी, मस्जिद मेरी, उसकी हम एक आज से नहीं, हम उस वक्त से करते चले आ रहे हैं जब कोई जो मौजूदा शक्ल का हिंदुस्तान है उस वक्त वो नहीं था। तो आज तक अब जाकर ये नया हिसाब किताब दाखिल करना ये हमारी समझ से बाहर है, और जब हमारी समझ से मामला बाहर हो जाता है और चूंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं तो जो रास्ता हमारे लिए बचा हमने वो इख्तियार किया और हम सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जो हमारे पूर्वज हैं जिनके नाम से हमारी दरगाह है, उनका नाम है शाह बरकतुल्ला, उनका प्रेम प्रकाश, ये ब्रज भाषा के सूफी थे और भक्ति आंदोलन से इनका ताल्लुक था जो मीरा जी का निकाला हुआ है। तो इन्होंने जो प्रेम प्रकाश, आप इनका कलाम है, मैं कभी आप लोग चाहें तो शेयर करूंगा आपके साथ, उसके अंदर इनके छंद और दोहे आप पढ़ें। उसमें से एक मुझे कपलेट याद आ रहा है, उसमें वो कहते हैं कि देवल और मसीत माँ एक दिया ही होए, यानी मंदिर में और मस्जिद में एक ही दिया जलता है। तो ये हमारी सर वाणी है और इसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता कि चोट लगे और आदमी से कहा जाए कि तुम चिल्लाओ मत, आह तो करेगा ही ना। हमने देर कैसे करी सर, हम इसको स्टडी कर रहे थे सर। विरोध करने का मतलब ये है, हम दरगाही आदमी हैं, ठीक है सर, हमारे पास लोग आते हैं, हमको बाकायदा, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि हमको मजबूरन हमको जो है वो गद्दी से उतर कर मैदान में आना पड़ा है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया सर। इसलिए हम आए कि वक्फ का मामला ये इस्लाम से जुड़ा है, दीन से जुड़ा है। ये मामला कोई ज़मीन का विवाद नहीं है। दिस इज़ नॉट, जैसे होता है ना सर, भाइयों भाइयों में बाप इंतकाल कर गए, भाइयों भाइयों में आपस में विवाद हो गया, एक सिविल मामला बन गया, ये वो मामला बनाया जा रहा है। लेकिन ये मामला ज़मीन का मामला नहीं है। वक्फ जो है वो हमने PIL में अपने नकल किया है कि किस तरह से कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर किस तरह से ये बताया गया है कि वक्फ एक्चुअली इस्लामी अमानत है, अल्लाह की अमानत है और लोगों की भलाई के लिए है। ये सब, ये कोई जाती ज़मीन नहीं है। दिस जस्ट लाइक अ ट्रस्ट, इट इज़ अ ट्रस्ट इन फैक्ट, रिलीजियस ट्रस्ट। और इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो वक्फ है इट्स अ रिलीजियस ट्रस्ट। हमारी जो संपत्ति है अल्लाह की, वो अल्लाह के नाम की संपत्ति अल्लाह की रहनी चाहिए। ये ऐसा कब्जा करने के लिए बहुमत के दादागिरी के आधार पे कोई बिल ना लाया जाए। जो जिसकी संपत्ति है सर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कोई ट्रस्ट में नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको पद्मालय मंदिर का खजाना दे दिया जाए, लेकिन जो हमारा है वो हमारे पास रहनी चाहिए। सर मुझे जो है ना वो असल में अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है, थोड़ा ज़रा मामला बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा तो एक शेर सुन लीजिए कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो जिस सरकार को हम लेके आए सर, और ये सब जानते हैं कि सूफी हजरात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ मैं उस AIUMB जिसने 2016 के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस इसी दिल्ली में किया था सर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और हमने शाना बशाना, कंधा बकंधा मिलकर 200 डेलीगेट सर मैंने बाहर से बुलवाए थे, आउट ऑफ इंडिया से 200 डेलीगेट्स बुलवाए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि सूफी परंपरा एक्चुअल इस्लाम है। इट इज एक्चुअल इस्लाम। ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ के बुजुर्ग कहते रहे, तो हमने बाहर से सूफियों को बुलवाया है बताने के लिए कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप मेजॉरिटी गैर मुस्लिम, प्लीज माइंड मत कीजिएगा जो गैर मुस्लिम भाइयों के जो हिंदुओं के साथ रहते हैं तो आप लोग डर के कहते हैं गंगा जमनी। ऐसी बात नहीं है सर, पूरे दुनिया के अंदर जो है, जो इस्लाम का पीसफुल नेचर है उसको बताने के लिए रामलीला मैदान के अंदर 17 मार्च को हमने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आप में जिन लोगों ने कवर किया था आप लोगों को याद होगा सर,
जी AIUMB, जी सर, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं सर। और हमने शाना बशाना, कंधा ब कंधा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उच्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा PMO हो, उनके साथ बाकायदा मिलकर सर हमने कहा था, इस उम्मीद के साथ कि हमारी सूफी परंपरा, हमारा जो मुस्लिम इत्तेहाद और पीस है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन सर ये तो वही हुआ, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा नहीं है सर। उनका ऐसा है कि संसद में वो कहेंगे तो संसद के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे सर, ठीक है सर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी सर। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठ के अगर गलत बात करता है तो मैं आपसे ये जो है ना सर, ये जी संविधान, ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफ़ी है सर। और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जेन हो, कोई भी माइनॉरिटी है, वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल। मैं इस वक्त यहाँ पर 70,000 खानकाहों को कमो बेश विद लिमिटेशंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप हर खानका के 100 मुरीद अनुयायी मान लें तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मैं 7 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज़्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पर। तो कम से कम मेरे ख्याल से फिगर्स का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर एक शख्स 1/3 मुसलमानों की बात कर रहा है तो हम उससे वो उन नेताओं का जो है बात मिसाल देकर ना कहें कि जो चंद हज़ार या चंद लाख को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सड़कों पे आने के लिए। सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गांधी के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज़ पास होती है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है ना सर, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है। आप खुद बताइए, ये कोई तानाशाही तो नहीं है? जहाँ तक मैंने सुना है और मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और अगर चाहे कितनी मेजॉरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन आप में से और हम में से हर एक बंदा रहने वाला ये पूरा हक रखता है कि अगर वो गलती कर रहा है, कितना ही बड़े ऑफिस का सही, हम उसको बोल सकते हैं और अच्छी ज़बान में तहजीब के साथ बोल सकते हैं कि सर ये बात सही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और मैं अगर उस पर कुछ कह रहा हूँ तो लोग सवाल करें कि भाई फलाने खुशियाँ मना रहे हैं या धमाके खुशियाँ मना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और मेरा किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सर इतना कहूँगा, हाँ मैं इतना कहूँगा, मैं दरगाह वाला हूँ, मेरे पास सब पॉलिटिशियंस आते हैं, सब मेरे हाथ चूमते हैं, ठीक है, सब मुझसे दुआएं लेते हैं, इतना ताल्लुक है। मगर याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि हम लोग हमेशा जो है नजराने देने वाले हैं, हम वोट पॉलिटिक्स लेने वालों में से नहीं है सर। प्लीज़ इस बात को रिस्पेक्ट करिएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।